एनसीईआरटी। और अभी हम अपने क्लास 7 के एनसीईआरटी पे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 chapters of this NCERT book and today we are on the chapter number 4 and the title is the Mughal Empire. तो जो बेसिकली हमारी जो मिडिवल इंडिया की शुरुआत है वो आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक में है। क्लास 7 की हिस्ट्री की जो बुक है वो बेसिकली मिडिवल इंडिया की बात करती है, राइट। तो जब हमने बिगनिंग की थी इन द वे इनिशियल फेजेस व्हाट वी हैव लर्नड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट कि हमारी जो बात शुरू हुई थी वो कहाँ से कि हम ये कि मिडिवल इंडिया की जो शुरुआत होती है वो बेसिकली होती है तो कैप्चर द कन्नौज। कन्नौज को कैप्चर करने के लिए जो 3 पावर्स रहती है कौन कौन सी, तो यहाँ पे थे आपकी गुर्जर प्रतिहारा, यहाँ बंगाल के पास थे पाल और यहाँ पे थे राष्ट्रकूट। इनके बीच में जो पावर स्ट्रगल होती है दैट इज द नोन ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन द 3 पावर्स। उसके बाद जिसमें कि जो आपकी प्रतिहार डायनेस्टी होती है वो विन करती है। लेटर फेजेस में हमने देखा था कि इस अपार्ट फ्रॉम दीस बहुत सारे जो है राजपूत किंगडम्स भी इंडिया में रहे हैं। कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे आपका हमने बेसिकली जो समझा था कि दिल्ली और अजमेर वाला जो एरिया था, अजमेर में जो एरिया था, अजमेर में से चौहानों ने बाद में दिल्ली के तोमर्स को रिप्लेस किया था। उसके बाद इन्हीं के टाइम फ्रेम में क्या होता है कि डिफरेंट इन्वेडर्स इंडिया आना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो हमें ये भी जानना है कि इन्वेडर्स हमेशा से इंडिया आते रहे हैं, लेकिन आते थे लूट करते थे फॉर द प्लैंडरिंग, दे प्लैंडर, उसके बाद फिर वो वापस चले जाया करते थे। लेकिन इन द टाइम ऑफ चौहान्स क्या होता है कि दो इन्वेडर्स का नेम जो हम बेसिकली जानते हैं, पहला जो आपका महमूद गजनवी, जिसके बारे में जो उनके साथ का जो राइटर होता है महमूद गजनवी के साथ में जो आया था उनका राइटर वो था अल बरूनी। अल बरूनी के थ्रू में पता चलता है कि महमूद गजनवी इंडिया आते हैं और ही लूटेड इंडिया और उसके बाद फिर वो अपने धर्म का अपने रिलीजन को एक्सपेंड करते हैं और फिर वो अपने जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वो पे वापस चला जाता है। लेटर फेजेस में ये जो आपका दिल्ली वाला एरिया था, इस दिल्ली वाले एरिया में आता है कौन, तो वो था आपका मोहम्मद गौरी। और ये जो मोहम्मद गौरी है इसका और पृथ्वीराज चौहान का जो बैटल होता है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड की जो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड तराइन सेकंड। इसमें तराइन सेकंड में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करता है मोहम्मद गौरी और फिर वो बहुत सारी लूट करता है इंडिया में और उसके बाद फिर वो वापस चला जाता है। लेकिन जब वो इंडिया से जा रहा होता है तो उसका जो स्लेव होता है, इनका जो स्लेव था दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया में शुरुआत कर दी किसकी, स्लेव डायनेस्टी की, स्लेव डायनेस्टी। और यहीं से शुरुआत होती है आपके दिल्ली सल्तनत की, राइट। तो ये सारा कुछ हमने क्या किया ऑलरेडी कवर करके रखा है किसने, चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हमने समझा था कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है ये शुरू होती है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने समझा था कि दिस इज नोन एज स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद जो अगली डायनेस्टी आती है दैट इज नोन एज खिलजी डायनेस्टी, राइट। फिर हमने समझा था तुगलक डायनेस्टी और इसी तुगलक डायनेस्टी के समय एक और इन्वेजन इंडिया में होता है जिसको हम कहते हैं द इन्वेजन ऑफ तिमूर, राइट। उसके बाद हमने समझा था कि सैयद डायनेस्टी आती है और सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करता है लोधी डायनेस्टी। और इस लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था दैट इज नोन एज इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट दौलत खान लोधी और आपके राणा सांगा ने इनवाइट किया किसको, इनवाइट किया आपको बाबर को कि वो आप इंडिया आओ और इंडिया में क्या करो, इंडिया में आप रिप्लेस करो, आप हमारी हेल्प करो किसको, इब्राहिम लोधी को इंडिया से रिप्लेस करने के लिए। इन्हीं सिचुएशंस में क्या है कि जो बाबर है, बाबर को एक मौका चाहिए था इंडिया आने का, ठीक है। तो बाबर ये मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहा था कि हाउ आई केम टू इंडिया, हाउ आई विल कम टू इंडिया। उसके बाद फिर वो आ जाते हैं यहाँ पे इसी तरीके से दो लोगों ने इसकी हेल्प की, किसने किसने, राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने। दौलत खान लोधी इनकी हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प से जो बाबर है वो इंडिया आता है और उसके बाद इंडिया में उसने डिफीट किया, उसने हटाया या रिप्लेस किया किसको, इब्राहिम खान लोधी को। और यहीं से जो आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और इंडिया में स्टार्ट होता है एक नए एम्पायर का और ये एम्पायर था आपका मुगल एम्पायर, राइट। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि दिल्ली सल्तनत, अब यहाँ से जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो रहा है कहाँ से, तो जो लास्ट जो बैटल हुई है किसकी, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच फोर्थ जो बैटल है वो है 1526 और ये है आपका पानीपत का फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। यानी 1526 के बाद से लेके 1707 तक के टाइम फ्रेम को हम कहते हैं मुगल एम्पायर।
अब जो 1707 का टाइम है, ये जो टाइम है आपके औरंगजेब का टाइम है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आफ्टर औरंगजेब आपका जो मुगल सल्तनत है वो खत्म हो चुकी है, बट ये है कि 1707 के बाद जो भी मुगल एम्परर्स आए हैं, दे आर नॉट दैट मच कैपेबल एज द अर्लियर रूलर्स वर। जितने अर्लियर रूलर्स कैपेबल हैं, उसके जो लेटर मुगल्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं रहते हैं। ऑल्दो जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल में आ जाएगी तभी भी मुगल पावर्स को ही इंडिया में देखते हैं। लेकिन बेसिकली जो हमें जानना होता है मेडिकल हिस्ट्री में, वो जो टाइम फ्रेम है वो आपका 1526 से लेके 1707 तक का टाइम फ्रेम, जिसमें हमें समझना है बेसिकली कि मुगल डायनेस्टी कैसे इंडिया में रूल करती है और वो फिर क्या एक सुधार लेके आती है, किस तरीके से उसने मतलब कुछ ऐसे रिफॉर्म मेजर्स लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या क्या लिए कि जिसकी वजह से ऐसा है कि कई कई रूलर्स के जो रूल्स हैं, जैसे कि आपके अकबर का रूल, इसको हम कहते हैं गोल्डन मतलब गोल्डन रूल ऑफ बादशाह, राइट। तो ये था कि अब हमने एंशिएंट इंडिया में ऑलरेडी कवर करके रखा है, जिसमें हमने समझा था एम्पायर। तो एम्पायर जो हमने पहली बार बात की थी तो वो था पोस्ट मॉडर्न एरा में। पोस्ट मॉडर्न एरा के बाद हमने देखा था गुप्ता एरा, अगेन एम्पायर बनता है। उसके बाद फिर कभी मतलब इंडिया में आप देखो तो छोटे किंगडम्स बने हैं, एम्पायर नहीं बना है। फिर से स्टार्ट हुआ था आपकी दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स को देखा। लेकिन जब ये मुगल आते हैं तो मुगल ने भी क्या किया, अपने एरिया को दूर दूर तक एक्सपैंड किया, राइट। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है कहते हैं कि मुगलिया जो कहते हैं मुगलिया तहजीब या आप कहने के मुगलिया कल्चर वो कैसे एक्सपेंड हुआ है, और इसने भी कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड इंडिया का कंसेप्ट दिया है। कहाँ कहाँ तक मुगल्स का रोल था, बेसिकली उनकी क्या पॉलिसी रही है, तो ये सारा कुछ हमें बेसिकली समझना है आज के चैप्टर, राइट। आ जाते हैं जो आपके चैप्टर की बिगनिंग है। चैप्टर की जो बिगनिंग है वो शुरू होती है कि हु वर मुगल्स, मुगल्स कौन थे, या मुगल्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि हु वर द मुगल्स, राइट। तो बेसिकली अगर आप मुगल्स को देखें तो मुगल्स का की जो बेसिकली ओरिजिन है, जो बेसिकली ओरिजिन है वो दो साइड्स मतलब दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं डायनेस्टीज के का एक तरीके से मिलन है। जो मुगल्स हैं वो दो डिफरेंट डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। पहला जो है वो है आपके चंगेज खान। चंगेज क्या खान कौन था, वो एक मंगोल रूलर था, राइट। तो जो मंगोल रूलर था और ये क्या करता था, चाइना के बहुत सारे पार्ट्स में ये जो मंगोल रूलर है चंगेज खान ये रूल किया करता था, राइट। अब ये चाइना और सेंट्रल एशिया में ये जो मंगोल रूलर है वो रूल किया करता था। तो बेसिकली अगर आप इनका पैटर्नल साइड देखेंगे, तो पैटर्नल साइड से ये मंगोल रूलर चंगेज खान की साइड से आते थे। और अगर आप इनके अगर आप इनके मेटेरियल साइड से देखेंगे तो तिमूर, तिमूर कौन, जो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे इंडिया में जिसने इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, वो उसी के बारे में यहाँ बात करें तिमूर। तो इन दोनों मतलब कहते हैं कि फ्रॉम द पैटर्नल साइड दे आर फ्रॉम द चंगेज खान एंड फ्रॉम द मेटेरियल साइड दे आर फ्रॉम द तिमूर्स, ठीक है। तो इन दोनों के कहते कॉम्बिनेशन में जो जिस नई डायनेस्टी को का बर्थ हुआ वो नई डायनेस्टी थी आपकी मुगल डायनेस्टी, राइट। अब अब जब यहाँ पे मुगल बेसिकली इंडिया में स्टार्ट करते हैं, बेसिकली जो मुगलों का टाइम फ्रेम में जब वो इंडिया में स्टार्ट होता है तो उसको शुरुआत करने वाला था बाबर। तो बाबर क्या है कि उसने इब्राहिम खान लोधी को डिफीट किया, उसके बाद फिर वो इंडिया में एंटर कर जाते हैं। इंडिया में एंटर करने के बाद जो बाबर है, बाबर का जो अगर आप टाइम फ्रेम देखो तो बहुत लंबे समय तक का टाइम फ्रेम बाबर का देखा नहीं जाता है, राइट। कुल 4 ईयर्स का ही जो है बाबर का रूल इंडिया में रहा है। अब इन 4 सालों के रूल में बाबर का क्या है कि वो बहुत सारे छोटे छोटे से बैटल्स में ही इन्वॉल्व रहे हैं। तो उनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में नहीं देखेंगे। बेसिकली जो मुगल एम्पायर है या जो मुगल डायनेस्टी है, इसको बेसिकली अगर आप कहें कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के रिफॉर्म के को लेके इनको जाना जाता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि बी इट कल्चरल रिफॉर्म, बी इट सोशल रिफॉर्म और द पॉलिटिकल और द एडमिनिस्ट्रेटिव, एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म, हर तरह का रिफॉर्म मुगल जो एम्पायर्स है उन्होंने किया है, राइट। लेकिन इनका अगर पेंटिंग्स में देखा जाए, आर्ट आर्किटेक्चर में देखा जाए तो मुगल का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन अगर आप बाबर की बात करें तो बाबर का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनका जो रूल है बेसिकली वो बहुत लंबे टाइम तक रहा नहीं है। बहुत छोटे से पीरियड 4 या 5 साल तक कहीं जो उनका पीरियड था उसी में उन्होंने इतना सारा कुछ किया है। तो बेसिकली वो जब इंडिया आते हैं तो वो बैटल्स में ही लगे रह जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बैटल्स में ही बाबर लगा रह जाता है। इस वजह से उसका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में नहीं देखेंगे। स्टिल उन्होंने एक काबुली बाग बनवाया हुआ है
और मतलब बहुत सारा और इन्हीं के टाइम पे एक पेंटर था जिसको बेहजाद कहते हैं, बेहजाद नाम था उनका, नहीं? तो बेहजाद नाम का एक पेंटर वो बाबर के टाइम में आता है। तो इससे भी मे बी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि बेहजाद जो है किसके टाइम फ्रेम में इंडिया आते हैं? तो बेहजाद वाज अ पेंटर जो कि बाबर के टाइम फ्रेम में इंडिया आते हैं, राइट? अब बात की जाती है यहाँ पे जो है मुगल एम्परर का एक टाइमलाइन आपके बुक में दिया हुआ है। अब ये टाइमलाइन क्या बताता है कि 1526 से इंडिया में शुरुआत हुई है मुगल डायनेस्टी की, मुगल, राइट? तो जो सबसे पहला किंग है वो है आपका बाबर, राइट? बाबर के बाद जो अगला किंग था वो था आपका हुमायूं, राइट? बाबर के बाद जो बाबर का सन होता है हुमायूं, बाबर के बाद इनका बेटा हुमायूं जो है सक्सेशन में आता है। अब हुमायूं क्या था कि मतलब हुमायूं जो है, इनके जो भाई थे हुमायूं के, इन सब में आपस में एक क्लैशेस होते रहते थे कि कौन मतलब मेन रूलर बनेगा, किसका मेन मुगल पूरी सत्ता को कौन होल्ड करेगा। तो इनमें आपस में क्लैश होती रहती थी। तो ऑल्दो हुमायूं ने अपने सारे भाइयों में अपना डिस्ट्रीब्यूशन किया कि किसको क्या मिलेगा, कौन कहाँ रूल करेगा, राइट? लेकिन इसी टाइम हुमायूं के टाइम अगर आप देखें, अगर ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पे से एक पर्सन था शेर शाह सूरी, जिसका नाम था फरीद, राइट? ये फरीद हु इज वेरी वेरी एम्बिशियस, तो वो आते हैं हुमायूं से, हुमायूं को रिप्लेस करने के लिए। हुमायूं और शेर शाह सूरी की बैटल होती है चौसा और बिलग्राम, दो जगह पे इन लोगों की बैटल होती है, राइट? चौसा और बिलग्राम में जब हुमायूं की फाइट होती है तो बिलग्राम के फाइट में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने इतनी बुरी तरीके से डिफीट किया था कि इसको अपने घोड़े के साथ, ही वाज राइडिंग हिज हॉर्स, तो उसी घोड़े के साथ इसको पानी में कूद जाना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। तो जिस पर्सन ने इसकी जान बचाई थी फिर वो बहुत लंबे टाइम तक वहीं पे रहते हैं इसी पर्सन के साथ। तो इसी बीच में जो शेर शाह सूरी ने एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर दी जिसको कहते हैं सूल डायनेस्टी, राइट? सूल डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है और हुमायूं जो है वो अभी मुगल जो मुगल डायनेस्टी का की अगर आप पिक्चर समझो तो अब इस पिक्चर से अभी मुगल डायनेस्टी बाहर है, बीच में सूल डायनेस्टी आ जाती है। लेकिन कहते हैं कि एक जो शेर शाह सूरी है, he was known as a very reformative kind of king। उसने बहुत सारे रिफॉर्म लिए, जैसे कि उसने रोड को लेके भी बहुत सारा काम किया है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को लेके भी बहुत अच्छा काम किया है, राइट? उसके कहते हैं कि उससे टाइम पे कभी अकाल नहीं पड़ता था, राशनिंग की को लेके काम किया है। और वो एक ऐसा पर्सन था जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट से आगे बढ़ा करता था। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा इनोवेटिव खोज को, इनोवेटिव चीजों को बहुत सपोर्ट किया करते थे। इसी में क्या होता है कि एक बार वो जो आपने देखा होगा कि आर्मी वाज यूजिंग अ काइंड ऑफ तोप, है ना? तो उसी का वो टेस्ट कर रहा था। उसी में जब वो तोप अचानक ब्लास्ट कर जाता है, उसमें शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है। अब जब शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है तो अभी दिस इज द चांस फॉर हुमायूं कि वो कम बैक करे। तो इसी कम बैक में जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो कम बैक करता है अगेन, कहाँ पे? दिल्ली के थ्रोन पे। और इस समय जो शेर शाह सूरी के बच्चे थे वो रूल कर रहे थे, उनको हुमायूं रिप्लेस करता है और अगेन फिर से शुरुआत हो जाती है। तो इसको कह सकते हैं हुमायूं फेज 1 एंड अगेन हुमायूं फेज 2। और यहाँ से शुरुआत कर देता है फिर से मुगल डायनेस्टी की। अब जब मुगल डायनेस्टी वापस से आ जाती है तो हुमायूं अब मतलब अगेन ही होल्डेड द थ्रोन ऑफ मुगल डायनेस्टी, राइट? अब इसके बाद क्या होता है कि लेटर फेजेस में कि वो अपने, अगर आप कभी रेड फोर्ट, इफ यू हैव एवर विजिटेड रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, तो वहाँ पे दीन पनाह भवन में एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी से उतरते वक्त सिद्धू के हुमायूं की डेथ हो जाती है। अब ऐसे में क्या है कि वैक्यूम तो किया नहीं जा सकता था, तो कोई भी आके इस पावर को होल्ड कर लेता। तो हुमायूं का एक मंत्री कह लीजिए या कह लीजिए कि बहुत ही दोस्त काइंड ऑफ, तो वो था आपका बैरम खान। बैरम खान ने उसी समय अकबर जो हुमायूं का बेटा है, तो वो उस समय दिल्ली में नहीं रहता है। वो अपनी मदर, जो उसकी मदर थी हुमायूं की वाइफ थी, शी वाज अ राजपूत प्रिंसेस। वहां पे अकबर को, मतलब उस समय अकबर ऑल्दो दिल्ली में नहीं थी लेकिन वहीं पे अकबर को जहाँ पे वो थे वहीं पे उसका तिलक विलक कर देते हैं कि नाउ द न्यू एम्परर विल बी अकबर। तो बट अकबर वाज माइनर एट दैट टाइम, अकबर वाज माइनर। और उसी समय इस एरिया का एक रूलर था, वो रूलर था आपका हेमू। हेमू देखता है कि पावर वैक्यूम है मुगल डायनेस्टी में, तो क्यों ना इस वैक्यूम को होल्ड कर लिया जाए। पर ऐसे में विद द हेल्प ऑफ बैरम खान की हेल्प से अकबर ने डिफीट किया किसको? हेमू को। और यहाँ पे
जो अकबर की डायनेस्टी वो शुरू होती है। कहते हैं वैसे तो हमारा बैरम खान नहीं था, फिर भी हमेशा कहते हैं ना नाम हमेशा किंग का होगा। तो अकबर ने डिफीट किया हेमू को, और ये जो वॉर थी बेसिकली दिस इज द पानीपत सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, राइट। अब अकबर के बाद क्या होता है कि अकबर के बाद अगेन अकबर का जो बेटा है उनका नाम था जहांगीर, और जहांगीर ने थ्रोन को होल्ड किया, राइट। जहांगीर को जो थ्रोन पे होल्ड करते तो जहांगीर के टाइम फ्रेम में कहते हैं कि जहांगीर की जो वाइफ थी शी वाज नूर जहां। तो नूर जहां कहीं ना कहीं एक डी फैक्टो पावर होल्डर बन गई थी, और इनके टाइम में जो छोटे छोटे से रिवोल्ट हुए थे किसने किए थे, जहांगीर के बेटे, जिसमें खुर्रम खुर्रम किसका नाम था, शाहजहां का। तो इन सारे लोगों के जो रिवोल्ट है इसको भी नूर जहां ने सप्रेस किया था। और इनके टाइम की अगर आप बात करें तो बेसिकली जो जहांगीर का टाइम फ्रेम है हम जानते हैं उसकी पेंटिंग की नहीं, वाज अ वेरी वेरी गुड पेंटर। और इसके अलावा बहुत सारे पेंटर्स को उसने अपने राजमहल में बहुत प्लेस पे देके रखा था। जहाँ अब ये सारी चीजें तो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो आपका सेपरेट एनसीईआरटी में शुरू होगा तो हमें देखना है। जहांगीर को रिप्लेस करता है इनका बेटा शाहजहां। शाहजहां इसका नाम है खुर्रम। और लेटर फिर इसमें शाहजहां के बेटों में शाहजहां के बेटे जिसमें कि आपके हो गए ना ये औरंगजेब दारा शिकोह है ना, इनके बीच में पावर को लेके स्ट्रगल होती है कि कौन अब अगला रूलर होगा। तो औरंगजेब ने अपने 99 भाइयों को, ऐसा कहा जाता है कि 99 भाइयों को किल किया और फिर उसने जो है पावर को होल्ड कर लिया। तो ये था आपका औरंगजेब। तो ये यहाँ पे है जो है 1707। तो बेसिकली अगर मुगल किंग्स की बात की जाए तो इसमें किंग्स के बारे में हमें समझना है। अब बात की जाए मुगल का जो सक्सेशन था, पावर को जो मतलब आने वाली कमिंग जनरेशन को ट्रांसफर करते थे, दैट इज नोन एज प्राइमोजेनिचर। कि प्राइमोजेनिचर का क्या मतलब होता है? प्राइमोजेनिचर का मतलब ये था कि मुगल्स में ऐसा कुछ रूल नहीं था, सेट ऑफ रूल्स नहीं था कि हमेशा जो यंगेस्ट सन है वही थ्रोन को होल्ड करे, राइट। तो इस तरीके का कोई मतलब वही नहीं था कि कौन जो है थ्रोन को होल्ड करेगा। तो कभी भी सबसे बड़े सन को थ्रोन मिलना चाहिए, इस तरीके की कभी कोई बात करी नहीं गई थी। इसीलिए हमने देखा है कि हमेशा जो मुगल्स है उनमें पावर को होल्ड करने के लिए, पावर को मतलब कुर्सी को कैप्चर करने के लिए हमेशा जो स्ट्रगल्स होते रहते थे। अब बाकी लोगों से इनका रूल कैसे रहा है, तो अगर आप बात करें बाबर के बाद हुमायूं हुमायूं अगर आप देखें तो इनका जो बाकी लोगों से रूल है वो ऐसा था कि छोटे छोटे बैटल्स होते थे तो कुछ बैटल्स में जहां पे ये विन कर ले जाते थे वो मिसिंग का हो जाता था। लेकिन इन्हीं सब के बीच में आपका इमरजेंस होता है अकबर। अब अकबर को ग्रेट कहते हैं तो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि अगर आप बात करें कि मुगल्स के अलावा कौन सी पावर है जो उस समय जो है पावरफुल एक सक्सेसफुल पावर नहीं है, तो वो पावर थी आपके राजपूत, राइट। और राजपूत और मुगल्स का जो टसल है वो हमेशा चलते रहता है। ऐसे फेजेस में अकबर ने ये सोचा कि हम क्या करें, कैसे करें कि राजपूत के साथ एक कभी भी टसल वाली जो सिचुएशन है उसको कम कर लिया जाए और पीस वाली चीजों को बढ़ाया जाए। इसके अलावा पीस भी बढ़े, टसल भी कम हो, इसके साथ साथ ये भी हो कि जो हमें गेन हो रहा है मतलब हमारे टेरिटरी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या कहते हैं, टेरिटरी का एक्सपेंशन। तो टेरिटरी का एक्सपेंशन भी होता है, तो इसके लिए मेरे को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए। तो अकबर ने जब इस पर डिस्कशन किया तो उनको ये पता चला कि जो राजपूत से बेसिकली दे वांटेड द रिस्पेक्ट, है ना, दे वांटेड कि जो मेरी रिस्पेक्ट मतलब जो उनकी रिस्पेक्ट राजपूत की जो रिस्पेक्ट है वो कम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप बार बार उनके साथ वॉर करेंगे या इफ यू वांट टू डिफीट देम या कभी वो हार जाते हैं तो जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं चोटें होती थी। अब अकबर को लगा कि नाउ आई वांट टू गिव that kind of respect to the Rajput princes or the kings, right? तो अब इसने जो पॉलिसी बनाई वो बेसिकली ऐसी थी कि हम जो है अच्छे जो पोस्ट होंगे मतलब जैसे कि हो गया ना कि अब जैसे कि हमारे इंडिया में अच्छे पोस्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ गवर्नर। सो इन सेम वे अकबर की जो पॉलिसी रही है कि राजपूत किंग्स को आप अच्छे पोस्ट दिए जाए और सेकंड थिंग अलॉट देम गुड पोस्ट या की पोस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उसने शुरू किया मैट्रिमोनियल अलायंसेस। क्या होता है कि इसने दो काम किए, एक तो उनको अपनी जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें उसने अच्छी पोस्ट की और दूसरी तरफ उसके लोगों के साथ राजपूत लोगों के साथ उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। अब मैट्रिमोनियल अलायंसेस में जैसे इसकी शादी होती है कहीं कहीं आपने देखा होगा जोधाबाई
हरकावाई, ये सारे नेम्स दिए हुए हैं। तो मैट्रिमोनियल जो है अलायंसेस बनाए राजपूत किंग्स के साथ। तो इसमें में क्या हुआ कि जो रिलेशन है, जो मुगल और राजपूत का रिलेशन हमेशा से खराब था, इस तरीके से जो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे रिलेशन भी सुधरे। इसके अलावा जो मतलब जो एक होता है ना कि डर होता है, जो एक होता है कि कहीं बैटल ना हो जाए, कहीं कोई युद्ध ना हो जाए, तो इस तरह के खतरों को भी आराम से टाल दिया गया। तो बात के भी जैसे अगर आप देखें तो बाद में भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रन कर ही रही थी, लेकिन इसका एक अच्छा यूज, एक अच्छा कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन हमें अकबर के टाइम में देखने को मिलता है, राइट। तो ये तो था कि वो बाकी लोगों से कैसे रूल किया करते थे। अब अगला है कि मनसबदार एंड जागीरदार। तो बेसिकली जो मनसबदार एंड जागीरदार सिस्टम है, ये सिस्टम भी आपका इंट्रोड्यूस किया है अगेन अकबर ने। और ये सिस्टम है क्या? तो दिस इज द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? जो मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज नोन एज मनसबदार सिस्टम, राइट। अब इसमें क्या था कि मनसबदार का क्या मतलब था कि जैसे एक याद करें आप, तो एंशिएंट इंडिया में हमने पढ़ा था कि जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो था आपका इक्ता सिस्टम। और वो इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था आपके इल्तुतमिश ने। सेम वे मुगल में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है दैट इज नोन एज मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार क्या करते थे कि किसी एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक मनसब को होल्ड करता था। मनसब मतलब होता है रैंक, है ना, कि कौन से रैंक पे है आप, कौन से रैंक के ऑफिसर हैं। तो मनसब इज अ काइंड ऑफ रैंक कि आप किस रैंक के ऑफिसर हैं। इनको क्या करना था, इनको उसके मतलब उसके रैंक के हिसाब से सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें दी जाती थी, राइट। अब इनको करना क्या होता था? तो मनसबदार मतलब होता था किसी एक पर्टिकुलर लैंड को से जो भी चीजें मिलेंगी वो आपको इससे लेना है, और लेके जो बचता है वो आपको किंग के मतलब बादशाह के पास जमा करना होगा, राइट। अब इनको सैलरी भी देना मिलती थी, जो इनको सैलरी मिलती थी उसको कहते थे जागीर। मनसबदार को जो सैलरीज वगैरह मिलती थी उसको कहते थे जागीर। और इनको जो एक मतलब इंडिया में प्लेस निकाल के दे दिया, जैसे मान लीजिए ये वाला मनसब आपका है, ये वाला सूबा आपका है, और यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इसी मनसबदार की होगी। तो बेसिकली जो मनसबदारी सिस्टम है दैट इज नन अदर बट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको कहते हैं मनसबदार सिस्टम, राइट। दूसरी चीज थी, दूसरा जो सिस्टम था उसको हम कहते हैं आइन ए दहशाला। अब ये आइन ए दहशाला क्या है कि आइन ए दहशाला बेसिकली आउटकम था आपके टोटल प्लान का। टोटल प्लान का। अब टोटल कौन था? तो ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, और इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि हमें लैंड रेवेन्यू किस वे में कलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताओ, ठीक है। जो पहले तो किंग की जो सबसे ज्यादा कमाई थी वो लैंड रेवेन्यू में ही रही है। तो लैंड रेवेन्यू को लेके क्या पॉलिसी बनाई जाए, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए टोटल मल को बुलाया गया। टोटल मल ने जो दिया है, जो प्लान किया, दैट इज नोन एज टोटल मल प्लान। इसने हर लैंड का पूरा मेजरमेंट किया 10 सालों तक, मतलब जो 10 साल तक का जो लैंड का को लेके जो स्टडी, ठीक है, तो 10 साल तक के लैंड की स्टडी करके इसका एवरेज बोला कि यही आपको क्या करना चाहिए, इतना ही जो है, जो हमने एवरेज निकाला है, इसी के हिसाब से आपको लैंड रेवेन्यू लेना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं आईने दहसाना, मतलब 10 साल का मतलब एक तरीके से एवरेज कैलकुलेट करके फिर वो लगान ले लेते टैक्स लेते थे। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज आईने दहसाना, राइट। अब अगर अकबर की पॉलिसी की बात की जाए तो इसके बारे में हमें पता चलता है कहाँ से? अकबरनामा। अकबरनामा को लिखा किसने? तो अकबरनामा को लिखा है अबुल फजल ने। और इसमें भी जो लास्ट पेज का वॉल्यूम है इस बुक का वो है आपका आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या है? अकबरनामा का ही लास्ट का जो वॉल्यूम है दैट इज नोन एज आईने अकबरी। और इन्हीं बुक्स के थ्रू हमें पता चलता है मुगल डायनेस्टी के बारे में। हमने जो एंशिएंट इंडिया में डील कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेस है वो क्या है? इंस्क्रिप्शंस है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, लिटरेचर है, बुक्स है। तो इन्हीं की वे में अगर आप देखो तो लिटरेचर या जो बुक है आईने अकबरी की कहीं ना कहीं बुक है, इसी बुक को पढ़ के हमें एक्चुअली मुगल सल्तनत के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अब क्या बताया अबुल फजल ने? तो अबुल फजल कहता है कि पूरा एम्पायर जो है डिवाइडेड था प्रोविंसेस में। हर एम्पायर जो है प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और इन प्रोविंसों को कहते थे सूबा। और जो इस सूबा को होल्ड करता था उसको कहते थे सूबेदार, राइट।
अब अगर ये जो सूबादार है ये दोनों तरीके के जो परफॉर्मेंस है वो होल्ड करेगा, यानी पॉलिटिकल भी यही है, मिलिट्री पावर भी यही सूबादार। और अगर इसको देखें तो क्या ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन या पावर का सेंट्रलाइजेशन? तो अगर ऊपर से देखें कि मुगल ने बनाया किसको, सूबा में सूबेदार को, तो ये कहीं ना कहीं द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बट कि जो सूबेदार है, अभी जो सूबेदार है ये क्या करेगा, अपने हिसाब से तो सारे काम करेगा नहीं, इसको भी किंग को रिपोर्ट करना होगा कहीं ना कहीं, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें इतना याद रखना है कि जो ये सूबेदार है कि दिस इज नॉट द डिसेंट्रलाइज्ड पावर, पावर अभी भी सेंट्रलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि सूबेदार अपने मन के तो कोई काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं किंग के लिए लायबल है, किंग को उनको बताना पड़ेगा, राइट? अब ये जो सूबेदार, इसका काम क्या होगा? तो जो सूबेदार होंगे इनका काम होगा मेंटेनेंस किसका, पीस और ऑर्डर का इन द प्रोविंस में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमेशा से हमेशा जो है ये सूबेदार का ही काम होगा, राइट? अब अकबर ने अपनी आर्मी को भी मेंटेन करने में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, राइट? अब अकबर जो आर्मी वगैरह बनाएंगे उसमें हेल्प कौन करेगा? यही मनसबदार। अब ये मनसबदार में दो वर्ड आपको सुनेंगे, जात और सवार। जात मतलब वो किस रैंक पे है, और सवार मतलब कितने घोड़े इनके पास है, उसके हिसाब से पूरी सिस्टम को जात और सवार कहते हैं। अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री एक्सपेंशन हमने समझ लिया अकबर का, या ये भी समझ लिया कि उसने कैसे कैसे जो है पॉलिसीज को बनाया है। बाकी अगर आप देखें तो उसने आज आर्किटेक्चर में भी इसका जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन वो बहुत ज्यादा हमेशा से रहा है, क्योंकि एक फतेहपुर सीकरी बड़ी जगह, इस पूरे शहर को ही अकबर ने बसाया है। इसके अलावा भी उसने पेंटिंग को लेके बहुत काम किया है। महाभारत जो हमारा हिंदू माइथोलॉजी का टेक्स्ट है उसको उसने फारसी उर्दू लैंग्वेज में किया, इसको रजनामा कहते हैं। महाभारत को ट्रांसलेट किया है, पेंटर्स को किया है। कहते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। 9 रत्न का मतलब वो 9 लोग जो अपने फील्ड के मास्टर थे, जैसे कि आपके बीरबल हो गए, मुल्ला तो प्याजा हो गए, तो ये सब कौन है? अकबर के दरबार में रहने वाले वो ग्रेट लोग, बहुत सारे ग्रेट लोग जो कि क्या कर रहे हैं कि उस समय के जो ये कहीं ना कहीं फाइनेस्ट ब्रेन है, राइट? अब ये इसके अलावा अगर आप देखें तो इस अकबर की पॉलिसी है वो है सुलह कुल। सुलह कुल क्या है? जिस तरीके से अगर आप अशोक में देखें तो अशोक एक पॉलिसी लेके आते हैं, कहते हैं धम्म की पॉलिसी। धम्म की पॉलिसी यहाँ पे सारे धर्मों का बराबर से आदर है। सेम वे अकबर कहीं ना कहीं अपने एरिया को एक्सपेंड करना नहीं चाहते थे, अब राजपूत से वो लड़ना नहीं चाहते थे, तो अब इस तरीके में एक तो उन्होंने ये किया कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। इसके अलावा भी अकबर ने अपनी चीजों को और आगे बढ़ाने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल में क्या थी कि अगर सामने वाले के साथ एक तरीके से पैचअप कर लिया जाए ताकि जो बैटल सिचुएशन है वो इमर्ज ही नहीं होने पाए, राइट? तो बेसिकली ये जो है आपका चैप्टर नंबर 4 था, इसमें मुगल्स की बात की गई है। अगली बार आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। अभी जो है चैप्टर 4 में हमें यही तक जानना था, यही चीज समझना था, बेसिकली द पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर के बाद जो नेक्स्ट किंग अकबर को रिप्लेस करेंगे उनसे आपके जहांगीर, ठीक है? जहांगीर के टाइम में ये याद रखें कि जहांगीर के टाइम में नेहरू वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द मुगलिया एम्पायर, राइट? उसके बाद फिर शाहजहां को अक्सर एक वे में नूरजहां से भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस मिले थे। तो नूरजहां से जो चैलेंज मिले थे किसको? शाहजहां को, ठीक है? तो जब जहांगीर एकदम बीमार हो जाते हैं तो एट दैट टाइम शाहजहां हैज ऑक्यूपाइड और कैप्चर्ड द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत, सॉरी मुगलिया सल्तनत। एंड आफ्टर शाहजहां, फिर शाहजहां को रिप्लेस कर देगा कौन? शाहजहां को रिप्लेस करेगा उनका बेटा औरंगजेब। उसके अलावा वो अपने भाइयों को भी किल वगैरह करेगा ताकि ऑफिस कोई दिक्कत ना हो अपने पावर को होल्ड करने में, अपने काम एक्सरसाइज करने, राइट? तो चैप्टर नंबर 4 तक अगली बार मिलेंगे आपसे चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे अहेड।